गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, नाउ वी कंटिन्यू आवर चैप्टर प्रकाश की प्रकृति और आज हम पढ़ रहे हैं श्वेत प्रकाश द्वारा उत्पन्न व्यतिकरण फ्रिंजें। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण पढ़ा था, जहां पर हमने व्यतिकरण को संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के माध्यम से समझा था कि किस व्यतिकरण में तीव्रता का मान अधिकतम होगा और किस व्यतिकरण में तीव्रता का मान न्यूनतम होगा। तो आज हम श्वेत प्रकाश के द्वारा उत्पन्न व्यतिकरण को थोड़ा डिस्कस करेंगे। हम ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जो श्वेत प्रकाश होता है वो श्वेत प्रकाश कई रंगों से मिलकर बना हुआ होता है। इसका पता हम ऐसे लगा सकते हैं कि जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म पर गिराया जाता है तो वो अपने संघटक रंगों में विभक्त हो जाता है। तो जब हम श्वेत प्रकाश की बात करते हैं तो श्वेत प्रकाश कई रंगों से मिलकर बना हुआ होने के कारण से जो पर्दे पर इसके द्वारा जो फ्रिंजें बनेगी वो फ्रिंजें भी भिन्न भिन्न चौड़ाई की प्राप्त होंगी। ठीक है, क्योंकि फ्रिंज चौड़ाई किस पर निर्भर करती है? अगर आपको ध्यान हो तो फ्रिंज चौड़ाई का हमने फॉर्मूला लिखा था बीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी बाय डी, दैट इज फ्रिंज चौड़ाई डिपेंड कर रही है वेवलेंथ पे, तरंग दैर्ध्य पे। तो जब हम श्वेत प्रकाश की बात करते हैं तो श्वेत प्रकाश भिन्न भिन्न रंगों से मिलकर बनता है और भिन्न भिन्न रंगों की तरंग दैर्ध्य भी भिन्न भिन्न होती है। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि जब श्वेत प्रकाश के भिन्न भिन्न रंगों से बने होने के कारण से जब उसका प्रतिरूप हम पर्दे पर प्राप्त करते हैं तो भिन्न भिन्न रंगों के कारण हमें अलग अलग चौड़ाइयों की फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पर्दे के केंद्रीय भाग की। तो ये आपका S1 है स्लिट, ये S2 है जहां से प्रकाश आता है और ये पर्दे का केंद्रीय भाग है। अगर हम यहाँ थोड़ा ध्यान दें तो S1 और S2 से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो समान पथ तय करती हुई इसके केंद्रीय भाग पर पहुंचती है और जब ये समान पथ तय करती हुई इसके केंद्रीय भाग पर पहुंचेगी दैट मीन्स यहाँ पर पथांतर का मान हो जाएगा 0। अगर पथांतर का मान 0 होता है इसका मतलब कलांतर भी आपका 0 होगा और अगर कलांतर 0 हो गया दैट मीन्स कौन सा व्यतिकरण हुआ? संपोषी व्यतिकरण। और संपोषी व्यतिकरण की अवस्था में ये वाला भाग सदैव चमकीला प्राप्त होगा। तो कई बार बोर्ड्स एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि केंद्रीय भाग सदैव चमकीला ही क्यों प्राप्त होता है? तो केंद्रीय भाग चमकीला इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि S1 और S2 से चलने वाली प्रकाश की किरणों का पथांतर यहाँ पर 0 होता है, इसलिए केंद्रीय भाग को हमेशा चमकीला केंद्रीय भाग हमेशा हमें चमकीला प्राप्त होता है। अब केंद्रीय भाग के पास वाली फ्रिंज कौन सी होगी और दूर वाली फ्रिंज कौन सी होगी? तो ये भी हमें समझना पड़ेगा कि हम ये कहते हैं कि लाल रंग का जो प्रकाश होता है उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है और बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। ठीक है, जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी उसका विचलन कम होगा और जिसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी उसका विचलन ज्यादा होगा, मतलब वो ज्यादा मुड़ेगी। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि जब स्लिट S1 और S2 से हमने प्रकाश को डाला तो जो रेड कलर है वो रेड कलर कम मुड़कर इसके पास ही आ जाएगा। ठीक है, जबकि वॉयलेट ज्यादा मुड़ेगा और ज्यादा मुड़कर कहां पहुंच जाएगा? दूर। तो हम ये कहते हैं कि इस केंद्रीय भाग के समीप वाली फ्रिंजें तो कैसी प्राप्त होती है? लाल रंग की, और इससे दूर की जो फ्रिंजें होती है वो कैसी प्राप्त होती है? बैंगनी रंग की। और इससे भी ज्यादा दूर अगर आप चले जाओगे तो फिर आपको स्पष्ट प्रतिरूप प्राप्त नहीं होगा, दैट मीन्स आपको धुंधला प्रतिरूप प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो श्वेत प्रकाश के व्यतिकरण है इस गुण का उपयोग हम किस में करते हैं? फ्रिंजों की स्थिति ज्ञात करने के लिए इस श्वेत प्रकाश के गुण का उपयोग किया जाता है। ओके बेटा, तो समझ में आ गया होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि श्वेत प्रकाश में अलग अलग रंग है, अलग अलग रंगों के कारण से फ्रिंज चौड़ाई अलग अलग होगी। क्योंकि फ्रिंज चौड़ाई अलग अलग क्यों होगी? क्योंकि अलग अलग रंगों की तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है। अब केंद्रीय भाग सदैव चमकीला प्राप्त होगा। क्यों प्राप्त होगा? क्योंकि S1 और S2 से चलने वाली तरंगों का पथांतर इस बिंदु पर 0 होगा, फलस्वरूप संपोषी व्यतिकरण होगा, तीव्रता अधिकतम होगी, भाग चमकीला प्राप्त होगा। इसके समीप वाला भाग रेड क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है इसलिए उसका विचलन कम होता है, बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है इसलिए उसका विचलन ज्यादा होता है। तो केंद्रीय भाग के समीप वाला भाग तो रेड प्राप्त होता है और दूर वाला भाग बैंगनी प्राप्त होता है। इसके बाद कोई स्पष्ट व्यतिकरण प्रतिरूप हमें प्राप्त नहीं होता। तो यह है आपके श्वेत प्रकाश के द्वारा उत्पन्न व्यतिकरण। ओके बेटा, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे हम बात कर रहे हैं यहां विवर्तन की। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं विवर्तन। अगर हम विवर्तन की बात करते हैं तो हमने ये कहा कि जैसे कोई प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण इस तरह से जा रही है। ठीक है, इसके मार्ग में एक अवरोध आया, सपोज दैट ये अवरोध आया, इस तरह से ये एक अवरोध आया। ये प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरणें गिर रही हैं। तो ये प्रकाश की किरणें इस अवरोध के किनारों से मुड़कर, जैसे फॉर एग्जांपल ये किनारे हैं इसके किनारों से मुड़कर
अब अगर मैं यहां पर इसको यूं समझाना चाहूं आपको कि जैसे एक हम कार्डबोर्ड लेते हैं, गत्ता हमने लिया और उसके ऊपर टॉर्च से प्रकाश डाला, तो टॉर्च से प्रकाश डाला तो गत्ते के पीछे वाला भाग कैसा दिखाई देगा हमें? काला। लेकिन वो काला क्यों दिखाई दिया? क्योंकि उस गत्ते की परछाई आ रही है वहां पर। क्या आ रही है? उस गत्ते की परछाई। काले से मतलब उसका शेडो आपको दिखाई देगा, छाया आपको दिखाई देगी। छाया क्यों बनी? क्योंकि आपने उसके ऊपर प्रकाश डाला। तो वो जो छाया वाला क्षेत्र है, वो छाया वाला क्षेत्र उसका कौन सा क्षेत्र कहलाता है? ज्यामितीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र बोलते हैं हम? ज्यामितीय क्षेत्र। तो विवर्तन को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी अवरोधक या मार्ग में रखे हुए अवरोधक के किनारों से मुड़कर उसके ज्यामितीय छाया क्षेत्र में प्रवेश करती है तो यह घटना विवर्तन कहलाती है। क्या कहा हमने? कि किसी अपारदर्शी अवरोधक, पारदर्शी नहीं होना चाहिए पहली चीज तो, अपारदर्शी, क्योंकि पारदर्शी हुआ तो कहीं से भी निकल जाएगी, अपवर्तन हो जाएगा प्रकाश की किरणों का। तो किसी अपारदर्शी अवरोधक के तीक्ष्ण किनारों से, ये तीक्ष्ण किनारे, इनके तीक्ष्ण किनारों से मुड़कर अवरोधक की ज्यामितीय छाया में प्रवेश करने की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। जैसे यहां से प्रकाश आया, इससे टकराया, इसके किनारों से यहां से मुड़ा और मुड़कर कहां प्रवेश कर गया? ज्यामितीय छाया क्षेत्र में। तो यह घटना क्या कहलाती है? विवर्तन कहलाती है। अब विवर्तन के लिए एक कंडीशन होना जरूरी है। विवर्तन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यह है कि जो अवरोधक का आकार है वो तरंग की तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या कहते हैं हम विवर्तन के लिए? कि जो अवरोधक का आकार है, अवरोधक का आकार किसके बराबर होना चाहिए? तरंग की तरंग दैर्ध्य की कोटि के बराबर होना चाहिए। अगर अवरोधक का आकार छोटा रह गया, यानी अगर हमने कहा कि अवरोधक का आकार, अगर जो अवरोधक आप ले रहे हैं अवरोधक का आकार तरंग की तरंग दैर्ध्य की कोटि से अगर बड़ा हो गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? फिर यहां पर विवर्तन नहीं होगा। तो हमेशा क्या होना चाहिए कि अवरोधक का आकार तरंग की तरंग दैर्ध्य की कोटि का या तो होना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए, तभी जाकर विवर्तन आपको प्रेक्षित होगा, दिखाई देगा। विवर्तन का मतलब मैं फिर एक बार बता देता हूं आपको, प्रकाश का अवरोधक के किनारों से मुड़ना और मुड़कर कहां प्रवेश करना? उसी अवरोधक के ज्यामितीय छाया क्षेत्र में। ठीक है, तो अब यहां पर हम कुछ डायग्राम्स बनाते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि विवर्तन एक्चुअलिटी में होता क्या है, या विवर्तन कैसे प्रेक्षित होता है, कब प्रेक्षित होता है। तो यहां पर हम ये करते हैं कि हम एक अवरोधक लेते हैं। ये मैंने एक अवरोधक लिया, ठीक है। इस अवरोधक के आकार या इस अवरोधक की जो शेप है, उस शेप को हमने मान लिया डी। क्या माना मैंने इसको? डी। ये डी शेप मान ली, ठीक है। अब इस पर हम एक प्रकाश आपतित कर रहे हैं, तो ये प्रकाश आपतित हुआ इस पर जाकर कुछ इस तरह से। ये तरंग दैर्ध्य है लैम्डा, ठीक है। अब हम यहां पर ये कह रहे हैं कि सपोज दैट d इज ग्रेटर देन लैम्डा है इस कंडीशन में, यानी जो अवरोधक का आकार है वो तरंग दैर्ध्य की कोटि से कहीं अधिक है। तो उस कंडीशन में ये तरंगें इससे निकल तो जाएंगी लेकिन उसका विवर्तन नहीं होगा, यानी यहां विवर्तन नहीं दिखाई देगा। देखो कहां बेंडिंग हुई, नहीं हुई ना बेंडिंग। लेकिन अब हम ये करते हैं कि यहां पर मैंने तरंगे ली कुछ इस तरह से, यहां मैंने अवरोधक लगाया, और ये क्या है आपका लैम्डा तरंग दैर्ध्य। इस लैम्डा तरंग दैर्ध्य को हमने क्या किया, इस अवरोधक पर डाला। तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि d जो है वो इस लैम्डा के सपोज बराबर है। तो जैसे ही, यानी अवरोधक का आकार जैसे ही तरंग की तरंग दैर्ध्य के बराबर हुआ तो ये यहां से बैंड होकर कुछ इस तरह से घूम गई है ये, यानी इस जगह पर विवर्तन आपका प्रेक्षित हो गया। और अगर यहां पर हम एक और कंडीशन ले लेते हैं कि सपोज दैट अगर ये जो d है, ये जो प्रकाश इस पर आपतित हो रहा है उसकी तुलना में छोटा है, तो भी क्या होगा, यहां से आपको विवर्तन प्रेक्षित होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर यह तो है आपकी डिफ्रैक्टेड वेव जिसको हम कहते हैं आपतित तरंग, और यह है आपकी विवर्तित तरंग। ठीक है, यह आपतित
ये विवर्तित, और ये आपतित, ये विवर्तित। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब हम फर्स्ट कंडीशन लेते हैं d ग्रेटर देन लैम्डा वाली, तो इसमें अवरोधक का आकार बड़ा है लैम्डा से, तो विवर्तन प्रेक्षित नहीं होगा। आप दूसरी कंडीशन लेते हैं d इक्वल्स लैम्डा वाली, तो स्पष्ट विवर्तन दिखाई देगा, यानी प्रकाश की किरणें मुड़ेगी। और अगर आप तीसरी कंडीशन लेते हैं, दैट मीन्स जिसमें अवरोधक का आकार, जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं उनकी तरंगदैर्घ्य से बहुत छोटा है, तो उस कंडीशन में भी यहां पर आपको क्या प्रेक्षित होता हुआ दिखाई देगा, विवर्तन प्रेक्षित होता हुआ दिखाई देगा। तो मतलब दो कंडीशन में हम विवर्तन को देख सकते हैं, d बराबर लैम्डा और d लेस देन लैम्डा। अगर d ग्रेटर देन लैम्डा है तो विवर्तन नहीं होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि विवर्तन की आवश्यक शर्त क्या है। विवर्तन की आवश्यक शर्त यह है कि अवरोधक का आकार तरंग की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बनता है कि ध्वनि और प्रकाश तरंगों के विवर्तन की तुलना कीजिए। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हम बात कर रहे हैं यहां पर ध्वनि एवं प्रकाश के विवर्तन की तुलना कर रहे हैं। इसको समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे एक घर के बाहर कार खड़ी है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। कार खड़ी हुई है और कार चालक जो है, उस कार चालक ने हेडलाइट जला रखी है कार की, ठीक है, और मकान के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं। अब वो कार चालक बार बार डीपर देता है, कम ज्यादा लाइट को, बीम को, लो बीम, हाई बीम, लो बीम, हाई बीम, ये करता है, ठीक है, और साथ साथ हॉर्न भी बजाता है। तो जो अंदर बैठे हुए व्यक्ति हैं, उन अंदर बैठे हुए व्यक्तियों को उस हॉर्न की आवाज तो सुनाई देगी, लेकिन वो जो डीपर दे रहा है, दैट मीन्स वो जो प्रकाश की इंटेंसिटी को कम ज्यादा कर रहा है, वो दिखाई नहीं देगा। इसी तरह से जैसे हम हमारे घर में बैठे हुए हैं और कहीं बहुत दूर कहीं कोई म्यूजिक बज रहा है या कोई बाजे बज रहे हैं, तो उन बाजों की आवाज तो हमें सुनाई देगी, लेकिन वो बाजे हमें दिखाई नहीं देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आप ध्वनि को तो देख पा रहे हो, ध्वनि को तो सुन पा रहे हो, सॉरी, ध्वनि को तो सुन पा रहे हो, लेकिन प्रकाश जो वस्तुओं को देखने के लिए आवश्यक है, या प्रकाश जो वस्तुओं को देखने के लिए हमारी सहायता करता है, वो हमें नहीं दिख पा रही हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहां पर ध्वनि की जो तरंगे हैं वो तो बीच में आने वाले सभी अवरोधकों से मुड़ती मुड़ाती आप तक पहुंच गई, लेकिन प्रकाश की तरंगे आप तक नहीं पहुंच पाई। तो इसका कारण क्या रहा? इसका कारण यह रहा कि जो अवरोधक का आकार है वो कहीं ना कहीं प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से अधिक रहा होगा, इसीलिए वहां पर विवर्तन प्रेक्षित नहीं हुआ। जबकि ध्वनि के अंदर अवरोधक का आकार ध्वनि की तरंगों की तरंगदैर्घ्य के बराबर हो गया। ये दो चीजें हुई, ठीक है। तो यहां पर हम इसे ही समझते हैं। इसको समझने के लिए हम ये कहते हैं कि जब ध्वनि और प्रकाश के विवर्तन की हम तुलना करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ध्वनि तरंगों की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो तरंगदैर्घ्य 1 मीटर कोटि की मानी जाती है। कितने मीटर कोटि की मानी जाती है? 1 मीटर कोटि की। ध्वनि तरंगों की तरंगदैर्घ्य को 1 मीटर कोटि का माना जाता है। और जो हमारे आसपास के अवरोधक हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा मकान की दीवार है या कोई और चीज है, तो ये 1 मीटर मोटी तो हो नहीं सकती। तो जो हमारे आसपास के अवरोधक हैं वो सामान्यतया इस तरंगदैर्घ्य की कोटि से छोटे ही मिलेंगे, कम ही मिलेंगे, या ज्यादा से ज्यादा इसके बराबर मिल सकते हैं। इस वजह से ध्वनि की तरंगों का विवर्तन आसानी से हो जाता है, क्योंकि आपके अवरोधक का आकार ध्वनि की तरंगदैर्घ्य की कोटि का है। जबकि जब हम प्रकाश की तरंगों की बात करते हैं, तो जो प्रकाश की तरंगों की तरंगदैर्घ्य होती है वो 10⁻⁻7 मीटर होती है। और 10⁻⁻7 मीटर ये इतनी कम तरंगदैर्घ्य की कोटि होती है कि सामान्यतया हमारे आसपास के अवरोधक इस कोटि से कहीं अधिक मिलते हैं, जिसके कारण से प्रकाश का विवर्तन हमें दिखाई नहीं देता। तो मुख्य कारण यह है, कई बार अधिकतर बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ध्वनि तरंगों और प्रकाश की तरंगों के विवर्तन की तुलना कीजिए, तो हम यहां पर यह कह सकते हैं कि जो ध्वनि तरंगों का तरंगदैर्घ्य है वो अवरोधकों के आकार के बराबर या उनसे बड़ा होता है, और दूसरा प्रकाश तरंगों का जो तरंगदैर्घ्य वो अवरोधक के आकार से छोटा होता है। इस कारण ध्वनि तरंगों का विवर्तन तो प्रेक्षित हो जाता है, लेकिन प्रकाश की तरंगों का विवर्तन प्रेक्षित नहीं होता। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं विवर्तन के प्रकारों की, कि विवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। तो जब हम विवर्तन के प्रकार की बात करते हैं, तो विवर्तन को हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं। विवर्तन को हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं। एक तो होता है आपका फ्रेनेल विवर्तन,
एक तो क्या होता है आपका फ्रेनेल विवर्तन और एक होता है आपका फ्रॉनहोफर विवर्तन। ठीक है, अब जब हम फ्रेनेल विवर्तन की बात करते हैं तो फ्रेनेल विवर्तन होता क्या है? फ्रेनेल विवर्तन वो होता है जिसमें जो आपका अवरोधक है, जो आपका अवरोधक है वो स्रोत और पर्दे से सीमित दूरी पर रखा हो। क्या बोल रहे हैं हम? जो अवरोधक है वो स्रोत और पर्दे से अगर सीमित दूरी पर रखा हुआ हो तो ऐसा विवर्तन फ्रेनेल विवर्तन कहलाता है। यानी ऐसा विवर्तन जिसके अंदर अवरोधक स्रोत और पर्दे से सीमित दूरी पर रखा हुआ होता है उसे हम फ्रेनेल विवर्तन कहते हैं। और फ्रेनेल विवर्तन की सहायता से हम गोलीय और बेलनाकार तरंगाग्रों का अध्ययन कर सकते हैं। तो ये आपका फ्रेनेल विवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो यहां से जैसे ये प्रकाश की किरणें चली, ये प्रकाश की किरणें इस तरह से आगे बढ़ेंगी और आगे बढ़ के इस तरह से पर्दे पर जाकर मिल जाएंगी। तो इसकी सहायता से हम किस प्रकार के तरंगाग्रों का अध्ययन कर सकते हैं? इसकी सहायता से हम गोलीय या बेलनाकार तरंगाग्रों का अध्ययन कर सकते हैं। तो कंडीशन क्या है कि जब अवरोधक स्रोत और पर्दे से सीमित दूरी पर हो। ठीक है, दूसरा आता है आपका फ्रॉनहोफर विवर्तन। फ्रॉनहोफर विवर्तन यह कहता है कि अगर आपका जो अवरोधक है, अवरोधक की अगर हम बात करते हैं तो अगर जो आपका अवरोधक है वो स्रोत और पर्दे से अनंत दूरी पर हो, मतलब अवरोधक की दूरी या यूं कह सकते हैं स्रोत या पर्दा अवरोधक से कहां रखा हुआ हो? अनंत दूरी पर रखा हुआ हो, तो उस कंडीशन में जो विवर्तन होगा वो विवर्तन कौन सा विवर्तन कहलाता है? फ्रॉनहोफर विवर्तन कहलाता है। और इस विवर्तन का उपयोग सामान्यतया समतल तरंगाग्रों के अध्ययन करने में किया जाता है, क्योंकि अगर कोई स्रोत अनंत पर रखा हुआ है तो वहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें समानांतर आएंगी। ठीक है, ये इस तरह से प्रकाश की किरणें समानांतर आई, ये पर्दा रखा हुआ है, तो यहाँ फिर हमें एक लेंस रखना पड़ता है जिससे प्रकाश की किरणें इस जगह पर केंद्रित होती हैं और यहाँ एक अपने फ्रिंज बनाती है इस जगह पे। तो एक विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए जो अनंत से प्रकाश की किरणें आ रही है, हमें यहाँ पर क्या रखना पड़ता है? उत्तल लेंस। तो फ्रेनेल और फ्रॉनहोफर में बहुत सीधा सा संबंध है, बहुत सीधा सा डिफरेंस है कि फ्रेनेल में तो अवरोधक से पर्दा और स्रोत सीमित दूरी पर होते हैं और ये तरंगाग्र बेलनाकार और गोलीय के अध्ययन में काम में आता है, जबकि फ्रॉनहोफर में अवरोधक से पर्दा और स्रोत दोनों असीमित दूरी पर होते हैं और इस समतल तरंगाग्रों के अध्ययन में काम में आता है। तो इस प्रकार से 2 टाइप्स होते हैं डिफ्रैक्शन के। ओके बेटा, तो ये आपका विवर्तन था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्रॉनहोफर विवर्तन की सहायता से एकल स्लिट की व्याख्या करें, एकल स्लिट से फ्रॉनहोफर विवर्तन देखेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।